I'm a single mother. मेरी 8 साल की बेटी है. Was your divorce or separation very recent? Yeah, it was pretty recent. अभी 6 महीने ही हुए हैं. आज के दिन आपकी इनकम कितनी है? अभी भी मेरी currently 1.3 ही है. Have things changed drastically after the separation in terms of finances? हमारी जितनी भी कलेक्टिव लाइबिलिटीज थी मेरे और मेरे एक्स हस्बैंड की, वो सारी अब मुझ पे हैं. क्योंकि लोन्स ऑफिशियली सिर्फ मेरे ही नाम पे होते थे. होम लोन है, वी ऑल्सो गॉट अ कार, उसका कार लोन है, बट वो कार मेरे पास नहीं है अभी. वो कार मेरे हस्बैंड के पास है और अभी भी लोन मैं ही चुका रही हूँ बिकॉज मेरे एक्स ने तो रिफ्यूज़ कर दिया है पे करने से EMI. तो लाइबिलिटीज़ मेरी लाइफ में उतनी ही है, बट मेरी इनकम हाफ हो गई है हाउस होल्ड की. मेरी 50% से ज़्यादा इनकम तो होम लोन में ही चली जाती है. ये सारे खर्चों के बाद महीने के एंड में क्या पैसे बचते हैं? मंथ एंड में बैंक अकाउंट में कुछ नहीं बचता. 200-300 रुपए बचते हैं. माई लाइफ इज़ जस्ट हेल. मेरे से नहीं हो पा रहा मैनेज अभी. हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस. आज मैं हूँ नोएडा में, मेरे साथ है वानी जी. वानी जी की ज़िंदगी को समझेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स योर फाइनेंसेस. वानी, वेलकम टू द शो. वेलकम टू फिक्स योर फाइनेंस. थैंक यू अंशुमन, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर प्लेस. माई प्लेजर. वानी जी, अपने बारे में बताइए. सो आई एम 32. मैं एक HR प्रोफेशनल हूँ. मैं ओरिजिनली तो लखनऊ से हूँ, बट मैं दिल्ली में काफ़ी सालों से रह रही हूँ. इनफैक्ट करंटली आई एम अ सिंगल मदर. मेरी 8 साल की बेटी है, तो अभी बस वो और मैं है. एंड वॉज योर डिवोर्स और सेपरेशन वेरी रिसेंट? या इट वॉज प्रीटी रिसेंट. अभी 6 महीने ही हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली. मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स अभी भी चल रही है, बट हाँ. Was your ex-husband also working, Vani? या सो ही वॉजंट डूइंग अ जॉब. उनका बिजनेस था खुद का. और क्या उनकी इनकम स्टेबल थी कि आपकी इनकम से सारे खर्चे निकलते थे? नहीं, उनकी इनकम वाज प्रीटी स्टेबल. तो हम ऑलमोस्ट इक्वली अर्न करते थे. मेरी इनकम थी 1.3 lakhs और उनकी अराउंड 1.2. ठीक है. एंड आज के दिन आपकी इनकम कितनी है? अभी भी मेरी करंटली 1.3 ही है. एंड हैव थिंग्स चेंज्ड ड्रास्टिकली आफ्टर द सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस? ऑफ कोर्स. तो हमारी हाउस होल्ड इनकम मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो गई है. तो उसकी वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी टाइट है अभी. बहुत सारे एक्सपेंसेस कट डाउन करने पड़ रहे हैं. लाइफस्टाइल काफ़ी डाउनग्रेड हुआ है कि एकदम हाफ हो गई है इनकम, और लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस उतने ही हैं. और 1-2 साल पहले क्या आप लोगों का लाइफस्टाइल दोनों के इनकम के मुताबिक था कि वर यू गाइस सेविंग अ लॉट ऑफ मनी? सो वी वर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी इनिशियली, बट हमने काफ़ी सेव कर लिया था. तो हमें अब 3 साल पहले लगा था कि अब आई थिंक इट्स फाइनली टाइम कि एक घर खरीदते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली देन वी गॉट सेपरेटेड. तो अभी वो होम लोन है, वी ऑल्सो गॉट अ कार, उसका कार लोन है. तो लाइबिलिटीज़ मेरी लाइफ में उतनी ही है, बट मेरी इनकम हाफ हो गई है हाउस होल्ड की. Before we proceed to understand your expenses and create a plan, क्या आपके पास currently आपके और आपकी बेटी के लिए कोई सेविंग्स है? हाँ, फॉर्चुनेटली मेरे डैड ने व्हेन आई वाज वेरी यंग, जब से मैं 18 की थी, तब से ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 20,000 ऑन माय बिहाफ एवरी मंथ इन म्यूचुअल फंड्स. तो वो हमारी डाउन पेमेंट के भी काफ़ी काम आया था इनफैक्ट. तो हाँ, अभी भी मेरे पास अराउंड 23 lakhs जितने हैं म्यूचुअल फंड्स में. वानी जी, आप इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कब से इन्वेस्ट कर रहे हो? 18 साल से? हाँ, मतलब जब मैं 18 साल की थी तब से. ठीक है. और क्या आपने इन 14-15 सालों में अपना पोर्टफोलियो चेंज किया है? नहीं, मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं है क्या म्यूचुअल फंड्स है. मेरे डैड ने जो डिसाइड किया वही है. तो वानी जी, 1.3 लाख रुपीज़ आपका इन हैंड इनकम है. क्या इसके अलावा कोई और बोनस, पर्क्स कुछ है? पर्क्स है हमारा. एक मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, पर उसका कवर बहुत ही कम है. उसका कवर अराउंड 3.5 लाख है, जिसमें मैं और मेरी डॉटर कवर्ड है. उसके अलावा बस फ्री फूड इन ऑफिस और कुछ नहीं. ठीक है. तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका कवर इज़ नॉट इनफ. आप दोनों के लिए आपको एक 7.5 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहिए. आपकी एज में वो 15 से 20 हज़ार रुपये में मिल जाएगा. बट डू यू थिंक 7.5 लाख 2 लोगों के लिए ज़्यादा है? क्योंकि हम 2 ही हैं और वो तो बहुत ही यंग है. 7.5 लाख रुपए इज़ द बेयर मिनिमम इन अ सिटी लाइक दिल्ली NCR टुडे.
मेडिकल इन्फ्लेशन इज़ सो हाई दैट आज के दिन 5 लाख 4 लाख में इनफ नहीं है। 7.5 लाख रुपए भी मैंने इसीलिए बोला कि 7.5 प्लस 3.5 जोड़ के आपका डबल डिजिट में कवर आ रहा है, जो इंडिया में सिक्योर होने के लिए आज बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आपको साल के 20,000 रुपये अलग से रखने अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट योर एक्सपेंसेस। क्या आप अपने एक्सपेंसेस को रेगुलरली ट्रैक करते हो? नहीं, मैं एक्चुअली रेगुलरली नहीं करती, बट मैंने लिखा हुआ है सारे एक्सपेंसेस। मेरे ज़्यादा डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस नहीं है, लग्जरी एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि हमारे पास बचता ही नहीं है कुछ एक्चुअली, क्योंकि मेरी 50% से ज़्यादा इनकम तो होम लोन में ही चली जाती है। तो जैसे ही मेरी सैलरी क्रेडिट होती है 50% सीधा सीधा गॉन। तो वानी जी, ये जो घर है, क्या वो घर का पोजीशन आपको मिल चुका है? नहीं, अभी वो घर का पोजेशन नहीं मिला, हम अभी रेंटेड घर पर रह रहे हैं। उसका पोजेशन मिलने में अभी टाइम है, बट मेरी ईएमआई तो चल ही रही है। हमने सोचा था कि पहले फटाफट स्टार्ट कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द लायबिलिटी चली जाए, बट हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि सेपरेशन हो जाएगी। तब इनकम डबल थी तो ईएमआई इतना पिंच नहीं करता था, बट अब इनकम ड्रास्टिकली कम हो गई है, अभी बहुत प्रॉब्लम है। ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है एंड यू कैन चूज टू स्किप दिस, ठीक है? बट ये घर का ओनरशिप किसका होगा? ओके, तो ओनरशिप मेरा ही होगा, बिकॉज तो लाइक आई टोल्ड यू, जो मेरे एक्स थे उनका बिजनेस था, एंड सिंस उनका बिजनेस था उनको लोन नहीं मिलता था, तो लोन मेरे नाम पे ही था, और ईएमआईज भी मेरे पार्ट ऑफ द सैलरी से ही जाता था तब भी, तो और अभी भी मैं ही पे कर रही हूँ अकेले ही। तो उसके बाद घर मेरा और मेरी बेटी का होगा। ठीक है। उस घर का कॉस्ट क्या है वानी जी, और उसकी ईएमआई कितनी है? लोन अमाउंट मेरा है 95 लाख। ओके। उसकी डाउन पेमेंट हमने दी थी अराउंड 30 लाख, तो 15 लाख जितना हमारी सेविंग्स में से आया था, मेरे और मेरे हस्बैंड की जो कलेक्टिव सेविंग्स थी उसमें से, और 15 लाख मैंने मेरे फादर से लिए थे, बिकॉज हमें अपनी पूरी सेविंग्स नहीं डालनी थी डाउन पेमेंट में कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचता फिर। और ईएमआई कितनी है अभी? मेरी ईएमआई अभी अनफॉर्चुनेटली 71,700 समथिंग है। अगला खर्चा होम लोन 71,700, रेंट है 15,000, नेक्स्ट खर्चा है कार लोन 16,000 रुपये। तो ये गाड़ी आपने कितने टाइम पहले ली, इसका कॉस्ट क्या है? तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमने कार ली तो थी 2 साल पहले, बट वो कार मेरे पास नहीं है अभी, वो कार मेरे हस्बैंड के पास है, वो यूज़ करते हैं। बट सिंस उन्हें लोन नहीं मिलते हैं, लाइक आई टोल्ड यू, तो मेरे नाम पे कार ली थी, मेरे नाम पे लोन लिया था, और अभी भी लोन मैं ही चुका रही हूँ। Was the divorce amicable or was it, थोड़ा टेंस था? अनफॉर्चुनेटली एमिकेबल नहीं था। वी डिड नॉट एंड थिंग्स ऑन अ गुड नोट, जिसके वजह से ही अभी ये सब है। सो देयर इज़ नो कम्युनिकेशन कि हम ये सब डिस्कस कर पाए। दैट्स वाई मुझ पे, मतलब हमारी जितनी भी कलेक्टिव लायबिलिटीज़ थी मेरे और मेरे एक्स हस्बैंड की, वो सारी अब मुझ पे हैं, क्योंकि लोन्स ऑफिशियली सिर्फ मेरे ही नाम पे होते थे। बट एसेट, अगर लोन आप चुका रहे हो, अगर गाड़ी आपके नाम ली है, अगर ईएमआई आप पे कर रहे हो, तो गाड़ी उनके पास क्यों है? मतलब उनको ही लेनी थी गाड़ी, मतलब हमने उनके लिए ही ली थी। मेरी तो ऑफिस से कैब आती है, और बाकी मेरी डॉटर को जितना जाना होता है वो हम इधर रिक्शा से कर लेते हैं या ऊबर ओला से कर लेते हैं। तो वो चला रहे थे, उनके पास ही है। वी नेवर, मतलब हमारी कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुई आफ्टर द सेपरेशन ये डिस्कस करने के लिए। कैन you find mediators who can send them a message to pay this EMI or give the car to you? ऐसा क्या कुछ हो सकता है? तो अभी हमारे लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं। एक्चुअली दिस वाज वन ऑफ द रीजंस जो मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे बेसिकली ये बहुत बड़ा बर्डन है अभी, बिकॉज मेरी वैसे भी 50% सैलरी जा रही है, राइट, एक ही लोन में। तो इज़ देयर एनी वे जो मैं इसे देना बंद कर सकती हूँ बिना मेरा क्रेडिट स्कोर ख़राब करे? क्योंकि मेरी डॉटर अभी सिर्फ 8 साल की है, बहुत यंग है मेरी डॉटर। तो आगे जाके उसके लिए एजुकेशन के लिए मुझे लोन लेना होगा, कुछ भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हो, कोई भी इमरजेंसी हो, द ओनली केयर टेकर इज़ मी।
तो मेरा क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं हो सकता। तो अगर आप ईएमआई पे करना बंद कर देते हो, ठीक है, तो थोड़े टाइम तक बैंक आपको फ़ोन वगैरह करेगी, उसके बाद भी अगर वो रिकवर नहीं कर पाए तो वो उस व्हीकल को ऑक्शन कर लेगी, लेके ऑक्शन कर देगी। हावेवर इस पूरे प्रोसेस में आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ख़राब तरीके से इम्पैक्ट होगा, तो आपको ईएमआई तो पे करते ही रहना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा सेटलमेंट होना चाहिए जहाँ पे जो गाड़ी चला रहा है वही ईएमआई पे कर रहा है। वो अब नहीं हो सकता। मैं Is the legal system in India helpful in such cases? नॉट वेरी, मतलब थिंग्स आर अ लिटिल स्लो मुझे लगता है। तो इवेंचुअली, क्योंकि अभी जस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हुई हैं, 6 महीने ही हुए हैं इंडिया में, थोड़ा सब अपने स्पीड से चलते हैं। तो आई एम होपिंग कि लॉन्ग टर्म में मुझे सोल्यूशन मिल जाए, बट अभी तो मतलब मेरे पास, अगर आप बोल रहे हो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई विल हैव टू गिव इट, बिकॉज मेरे एक्स ने तो रिफ्यूज़ कर दिया है पे करने से ईएमआई। Moving on, स्कूल फ़ी है 7,000 रुपये, किड्स ट्यूशन है 3,000 रुपये, ये 10,000 रुपये आपके बच्चे की तरफ जाता है, राइट। आफ्टर द सेपरेशन, लाइक क्या आप ही अपनी डॉटर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे और विल योर हस्बैंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट? नहीं, इट्स जस्ट मी, उनसे हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। नेक्स्ट, ईटिंग आउट 3,000 रुपीज़, कितना फ्रीक्वेंटली आप लोग बाहर जाते हो? वीक में एक बार तो चले जाते हैं हम, या ऑर्डर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउस हेल्प 2,500 रुपीज़, तो आई एम गेसिंग कि थोड़ा ही वही डे। क्लीनिंग के लिए जो है, कुक तो मैं खुद ही करती हूँ, बट बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑल्सो, तो मैं क्लीन नहीं कर पाती, उसके लिए हाउस हेल्प है। ठीक है। यूटिलिटीज इज 4,000 विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई सब्सक्रिप्शंस, मिसलेनियस इज 3 to 2,000 रुपीज़, राइट। ये सारे खर्चों के बाद महीने के एंड में क्या पैसे बचते हैं? मंथ एंड में बैंक अकाउंट में कुछ नहीं बचता, 200-300 रुपए बचते हैं, एंड देन वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सैलरी डे, ताकि वो क्रेडिट हो और फिर वापस ईएमआई साइकिल स्टार्ट हो। क्या आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है अभी? नहीं। दैट्स वन ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग कि इन सच अ बिग टर्मोइल, फाइनेंशियल टर्मोइल, आप कोई डेट का सहारा नहीं ले रहे हो अपनी लाइफस्टाइल को प्रोवाइड करने के लिए। सो कूडोस टू यू, एंड इट शोज दैट यू आर रियली सीरियस अबाउट फिक्सिंग योर फाइनेंस। या ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। बोलिए, क्या कर सकते हैं इसमें? तो अगर मैं आपके ये सारे एक्सपेंसेस देखूँ, इधर तो ज़्यादा स्कोप नहीं है बचाने का। तो मेरे पास एक आइडिया था, बट आई वॉजंट श्योर कि वो कितना स्मार्ट है। जो मेरी 23 या जितना भी 21 लाख की जो मेरी म्यूचुअल फंड सेविंग्स हैं, वो मुझे बेच देनी चाहिए, ताकि मैं अपना होम लोन का ईएमआई एटलीस्ट थोड़ा कम कर लूँ। क्योंकि अगर 5,000 भी कम हो, वो 5,000 भी मेरे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत कट बैक करनी पड़ रही है। लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, बट आई डोंट हैव मनी लेफ्ट फॉर इट। ट्रू। आपका 95 लाख रुपीज़ का टोटल लोन था, ठीक है, 2 साल आपने पे किया। उसके बाद अगर आप ये 23 लाख रुपए पे कर देते हो, तो आपका आउटस्टैंडिंग लोन करीब 65 to 70 लाख होगा, राइट। तो आपका ईएमआई शायद 15-20 हज़ार रुपये कम हो जाए, लेकिन कल जाके अगर आपके या फिर आपकी बेटी के लिए कोई भी इमरजेंसी खर्चा आ जाए, तो आपके पास 1 रुपये नहीं बचेगा। वो जो 23 लाख रुपए है, दैट इज़ योर लास्ट सेविंग्स एट द मोमेंट। अगर आप वो बेच दोगे, तो कल जाके इमरजेंसी खर्चे के लिए आप कहाँ जाओगे? किसके पास जाओगे? 23 लाख रुपीज़ इज सच अ बिग अमाउंट। आपने इतने कम उम्र से सेव वगैरह किया है, उसे रखो, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपकी बेटी 8 साल की है। ये जितने भी डेट म्यूचुअल फंड्स है, इससे अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, राइट, बाय द टाइम शी इज 18 एंड रेडी टू गो टू द कॉलेज, दिस 23 lakhs विल बी इन द रेंज ऑफ 50 to 60 lakhs. दिस विल बी इनफ टू सेंड हर टू कॉलेज। बट अगर आज ये बेच दिया, तो आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने हैं हर महीने। वो भी कहाँ खर्च हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ना आपके पास इतना बड़ा बफर बचेगा। बट मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, मेरा सेफ्टी नेट एकदम हट जाएगा। बट मुझे लगता है कि मैं अपनी डॉटर को थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल शायद दे पाऊँ अभी, बिकॉज अभी बहुत एंड ऐसा, मतलब एकदम से हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी कम हो गया।
We went from a double income household to a single income household. Single income household with double income liabilities. Yes. So that is a very strange space to be in. तो मतलब मैं आई कैन मैनेज, आई एम एन अडल्ट, मैं अपने आप को समझा सकती हूँ, बट माई डॉटर, आई डोंट वांट हर टू सी सच अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन हर लाइफस्टाइल. What are some areas where you have to cut back? हॉबी क्लासेस उसकी थी, स्पेशली उसकी डांस क्लासेस थी, उसकी बैले क्लासेस थी, तो वो सब अब हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है. जो आपका 72,000 रुपीज़ का होम लोन है, कोई भी इंसान जो 1,30,000 रुपये कमाता है उसके लिए होम लोन जस्टिफाइड ही नहीं है. आई नो आपने जब ये लिया था तब थिंग्स वर डिफरेंट, तब दिस वाज इन द अफोर्डेबल रेंज. ये 70,000 रुपये देने के बाद भी आपकी ज़िंदगी आराम से चल सकती थी. यस. बट आज के दिन में 71,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा पिंच करेगा. इसके बाद आपके पास क्या ही पैसा बचता होगा? कुछ भी नहीं. एंड मैं लिटरली जितना वेट करती हूँ अपनी सैलरी क्रेडिट होने का, उतनी ही मुझे एंग्जाइटी भी होती है, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही आएगी मेजॉरिटी तो चली जाएगी, क्योंकि सिर्फ होम लोन नहीं, कार लोन भी है. तो एसेंशली मेरी 50% भी नहीं, आई डोंट नो कितनी परसेंट सिर्फ लोन्स में जा रही है. लोन्स के अलावा आपका जो फिक्स्ड और एक और खर्चा है, रेंट, ये तीनों मिला के तो आपके 1 लाख से भी ज़्यादा सिर्फ ये 3 खर्चे में जा रहा है, सिर्फ ये 3 चीज़ों में. आई वुड सजेस्ट यू टू सेल द हाउस. द रीज़न वाई आई एम सेइंग दिस इज़ कि आपकी जो इनकम है वो बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं हो रही है. पिछले साल भी आपने कहा था आपकी इनकम 1,30,000 है, आज भी आपकी इनकम 1,30,000 रुपये है, राइट. ऑन एन एवरेज आपकी जो लास्ट 5 साल में अगर देखें आपकी इनकम कितने हज़ारों से ग्रो हो रही है? हार्डली. ठीक है, विच मीन्स दैट 5 years डाउन द लाइन ऑल्सो योर इनकम विल बी इन द रेंज ऑफ 1.5 और 1.6 lakhs. 1.6 lakhs के उसमें भी आपका जो 70,000 रुपीज़ की EMI है, दैट्स क्लोज टू 45% ऑफ योर इनकम. तो तब भी अनअफोर्डेबल रहेगी 5 साल बाद भी, राइट. इसी के साथ साथ आपके जो यूटिलिटी के खर्चे हैं 4,000, वो भी बढ़ेगा क्योंकि दिस इज़ अ बिगर हाउस. आपके मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा होंगे. तो ये जो बड़ा सा घर है इसको मेंटेन करने में ही आपके करीब 90,000 रुपये चल जाएंगे वंस यू शिफ्ट टू दैट हाउस. अभी आपकी ज़िंदगी फ्रेश स्टार्ट हुई है. ये जो घर था, ये घर एक अलग कॉन्टेक्स्ट में का डिसीजन था. 2.5 से 3 लाख रुपए के कॉन्टेक्स्ट में ये डिसीजन लिया गया था. बट अब आपकी ज़िंदगी फ्रेश स्टार्ट हुई है, इसलिए आपको ये सारे डिसीजंस भी वापस लेने पड़ेंगे. इफ़ यू सेल दिस हाउस, कि अगर आपने सेम अमाउंट पे सेल कर दिया, आपने जितना डाउन पेमेंट पे किया है वो आपको मिलेगा. ये 2 साल में आपने जितना ही प्रिंसिपल पे किया है वो भी आपको मिलेगा, और बाकी का अमाउंट आपका पूरा लोन ख़त्म होने में चल जाएगा. सो यू कैन स्टार्ट अफ्रेश विथ क्लोज टू 30 odd lakhs मोर. 30 lakhs तो डाउन पेमेंट हो गया और 5-6 लाख प्रिंसिपल, 36 लाख आपके पास एक्स्ट्रा होंगे. दिस इज ऑन टॉप ऑफ 23 lakhs. ओके, प्लस यू हैव 70,000 फ्री मनी. 70,000 फ्री. That is something that I would really like. फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि आपके और आपकी बेटी को क्या उतना बड़ा घर चाहिए. क्या आप लोग मैनेज कर सकते हो छोटा 60 लाख के घर में? हाँ, और मतलब हम 2 ही लोग हैं, तो हमें मतलब हम इतने बड़े घर का करेंगे भी क्या. एंड शी विल एनीवे गो टू कॉलेज, मतलब अभी नहीं, 10 साल बाद ही, बट पोजेशन मिलने में भी टाइम है. तो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग मेक सेंस, क्योंकि अभी माई लाइफ इज़ जस्ट हेल. मेरे से नहीं हो पा रहा मैनेज अभी. आपको ये घर, मतलब अगर मैं आपके सिचुएशन में होता तो मैं ये घर बेच देता. मतलब बहुत क्लियर एक सोल्यूशन दिख रहा है जो आगे जाके भी सस्टेनेबल नहीं है. और इसका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, कुछ होगा? जितना भी गेन्स है उस गेन्स पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का. ओके, सो सिर्फ प्रॉफिट पे ही Profit पे 12% आएगा. प्रॉफिट पे 12.5% आएगा. लेकिन अगर आपने वो पैसे को यूज़ करके अगले 2 या 3 सालों में एक और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली तो फिर वो पूरा टैक्स माफ़ हो जाएगा. होपफुली ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि उस घर का जो डाउन पेमेंट है, राइट, और प्रॉफिट मिला के मान लो 50 लाख आ जाए आपके पास,
और आपको 60 लाख रुपए में एक अच्छा घर, आपके जो आपको छोटा सा घर आपको मिल जाए उस एरिया में, तो आपका लोन अमाउंट सिर्फ 10-15 लाख होगा. सो इन दैट केस द EMI विल सडनली गो फ्रॉम 70,000 to 20,000 rupees, not even 20,000 rupees. So life will become very very easy. Very different. ये जो कार लोन है, होपफुली देयर विल बी अ सोल्यूशन फॉर दिस ऑल्सो इन द नेक्स्ट 6 odd months. तो ये अमाउंट भी आपका कम हो जाएगा. एंड देन यू कैन स्टार्ट प्लानिंग फॉर ऑल द सरप्लस मनी कि वो कहाँ इन्वेस्ट होगा. एक जो सबसे बड़ा करेक्शन आपको करना है वो ये है कि 15 साल पहले का जो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उसको आपको चेंज करना है. आपको एक्विटी बेस्ड फंड्स में ही डालना है. आपका जो 23 लाख रुपए, इस 23 लाख रुपए में से आप 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए. 5 लाख. 5 लाख फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए. दिस बिकम्स योर सेफ्टी नेट. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितना भी आपका डेट म्यूचुअल फंड्स में है और वो आउट ऑफ फॉर्म फंड में है, वो सब आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालना है. ठीक है. डू यू थिंक यू विल बी एबल टू सेल द हाउस? हाँ, मतलब ऑफ कोर्स मुझे बेचना तो नहीं है, बिकॉज वी वर एंटिसिपेटिंग कि हमें घर मिलेगा और हमारा घर होगा, बट लाइक यू सेड आई डोंट सी एन आउट. Is there a way to switch jobs or move to another company which pays you 2 lakhs? आई डोंट नो ऑनेस्टली, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मेरी डॉटर है अभी मेरे साथ एंड आई हैव नो अदर फाइनेंशियल हेल्प और एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर. तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं 2 महीने ब्रेक ले लूँ और मैं एक बेटर जॉब ढूंढूँ. So there are 2 solutions that have come up from this video. एक तो हो गया आपका घर बेच देना, उससे आपकी बहुत चीज़ हो जाएंगी, और दूसरा है कि फाइंड अ जॉब विच पेज यू 1.9 to 2 lakhs. दोनों ही केस में आपके पास सरप्लस बचेगा. तो आज एक काम करते, सरप्लस के लिए प्लानिंग करते कि क्या क्या गोल्स है आपके. ओके. तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट गोल तो मेरा है ऑफ कोर्स मेरी डॉटर का एजुकेशन. आइडियली आईड लाइक टू पे फॉर बोथ, उसके अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेजुएशन. तो उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा सेव करना है. मेरा सेकंड गोल वुड बी जस्ट वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि मतलब मुझे अपने ओल्ड एज के लिए भी कुछ सेव करना पड़ेगा. आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन माय किड वंस आई एम ओल्ड. क्या कंपनी में कोई प्रोविडेंट फंड का एलोकेशन है? PPF कटता है मेरा, EPF कटता है मेरा. क्या 1800 रुपये कटता है कि ज़्यादा कटता है? आई थिंक 1800 रुपये का. ठीक है, तो वो तो बेयर मिनिमम है, बहुत बड़ा सरप्लस कॉर्पस बनेगा नहीं उससे. तो आपको हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इफ़ आई वर यू and if I did not want to spend a lot of time on the markets and my investments, I would create a simple basket of mutual funds जिसमें आपके 30 to 40% will be in large cap funds, another 30% will be in flexi cap funds जो हर एक type of companies में invest करते हैं. mid cap small cap में 10% each, gold and US funds में 10%. ये सब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही हो सकता है. इस डाइवर्सिफाइड बास्केट में हिस्टोरिकली 14 से 15% का रिटर्न आया है. ठीक है, अगर आप 13% का भी रिटर्न लेके चलो, हर महीने आप इन्वेस्ट करके कंसिडरेबल अमाउंट बना सकते हो. अब कितना इन्वेस्ट करना चाहिए मैं बता देता हूँ. आपको सिंपल करना है, आपको कोई गोल प्लानर खोलना है. ठीक है, बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको अगर दोनों कराना है तो करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे. ठीक है, इंडियन एजुकेशन की बात कर रहा हूँ वानी जी, ये बाहर की एजुकेशन की नहीं है. इंडियन एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए तो चाहिए ही होंगे. 10 से 15 साल बाद की बात है. अंडर ग्रेड इज 10 years लेटर एंड पोस्ट ग्रेड विल बी लाइक 15 years लेटर. तो उसमें इतना हो जाएगा. अगर आपको अपने बच्चे के 18th बर्थडे तक 1.5 करोड़ रुपए जुटाने हैं, ठीक है, in the suggested portfolio, so considering a return of 14% per annum, आपको 40,000 rupees इस महीने से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है. एंड एवरी ईयर यू हैव टू इंक्रीज इट बाय अराउंड 10%. ठीक है. एंड डज दिस आल्सो इंक्लूड जो मेरे 20 लाख है ऑलरेडी? नो 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 नो, दिस इज जस्ट योर वो. अगर आप अपना जो 20 लाख रुपीज़ है, 20 लाख रुपीज़, उस 20 लाख रुपीज़ को इस सजेस्टेड पोर्टफोलियो में डालते हो तो 10 साल में वो करीब 75 to 80 लाख रुपीज़ हो जाएंगे 10 साल में, एट अ कंसिडरिंग अ रिटर्न ऑफ 14% पर एनम. जस्ट वो. और जो मैं और इन्वेस्ट करूंगी वो तो है ही एडिशनल. तो अगर आप हर महीने 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो एंड इफ़ यू इंक्रीज इट बाय 10% एवरी ईयर, तो आपका बच्चे का एजुकेशन तो क्लियरली सॉर्ट हो गया. ठीक है, ये 20 लाख रुपए भी कॉम्पाउंड होगा, इधर से भी आपके
1.5-2 करोड़ रुपए बनेंगे। और अगर आप टोटल 60,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो टोटल, ठीक है, ये 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद, इफ़ यू इंक्रीज इट बाय 10%, तो 20 साल बाद वो करीब 15 करोड़ होगा। ओके। अब आपका जो 20 लाख रुपए है वो 20 लाख भी करीब 70-80 लाख बन जाएगा, है ना। तो जब आपका बच्चा कॉलेज जाना चाहेगा तो आप उससे भी पैसे निकालोगे, इससे भी थोड़ा बहुत निकालोगे, तो लास्ट में 60,000 रुपीज़ एवरी मंथ इन्वेस्ट करके आपका रिटायरमेंट प्लस वेल्थ क्रिएशन और आपके बच्चे का एजुकेशन दोनों ही गोल सॉर्ट हो जाएंगे। 60,000 रुपीज़ एंड इंक्रीजिंग इट बाय 10% एवरी ईयर, गॉट। विच मीन्स कि अगर आप अपना घर बेचते हो, आपके पास जो सरप्लस बचेगा वो सरप्लस से ही आपका सारे गोल्स कवर हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज ब्यूटीफुली अ फूल प्रूफ प्लान। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू डिस्कस? नहीं, आई थिंक ऑल गुड। योर स्टोरी इज़ रियली इंस्पायरिंग एंड इट्स कमेंडेबल कि आप अकेले इतने टफ टाइम में अपना पूरा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने और अपने बच्चों के लिए। आप किसी के पास हेल्प में ले जा रहे, आप कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हो, आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हो, यू नो, यू आर जो है उसी से सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच वानी जी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी एंड इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। I wish you and your daughter nothing but the best. Best of luck for everything. Thank you so much, Anshuman. Thank you for your help. Really meant a lot. And आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम हर हफ्ते अलग अलग लोगों की कहानियाँ कवर करते और मैं उनकी पर्सनल फाइनेंसेस में मदद करता हूँ। इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली और नॉर्थ ऑफ इंडिया, वी आर ओपन टू फिक्स योर फाइनेंस रजिस्ट्रेशंस। फॉर्म नीचे लिंक में चेकआउट करो, फॉर्म भरो, माई टीम विल गेट इन टच विथ यू। जाने से पहले एक लास्ट मैसेज, अगर आपके या फिर आपके फैमिली मेम्बर के पास हेल्थ या फिर टर्म इंश्योरेंस नहीं है, देन यू कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विथ माई ट्रस्टेड टीम एट फिक्स योर इंश्योरेंस। वो आपका एग्जिस्टिंग पॉलिसी रिव्यू भी कर देंगे और आपके लिए बेस्ट पॉलिसीज भी सजेस्ट करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।